नमस्कार दोस्तों, द मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पहला वीडियो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के लिए लेकर आए हैं, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी एंड ब्रज यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर आधारित है। आइए सबसे पहले हम इन तीनों यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक दूसरे से कंपेयर करके देख लेते हैं। हमारे बीएससी थर्ड ईयर में मैथ्स में 3 बुक चलती हैं। उनमें फर्स्ट होती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, जिसको हम हिंदी में अमूर्त बीजगणित भी बोलते हैं। सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का होता है, जिसको सम्मिश्र विश्लेषण बोलते हैं। और थर्ड पेपर मैकेनिक्स, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डायनेमिक्स एंड सी प्रोग्रामिंग को मिला के बनाया गया है, और एक दो यूनिवर्सिटियों में सी प्रोग्रामिंग की जगह स्टैटिक्स को लगा दिया गया है, यानी डायनेमिक्स गति की, स्टैटिक्स स्थिति की। सी प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक होती है, जो कि बीएससी थर्ड ईयर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के लिए एक दो यूनिट को मैथ में डाल दिया गया है। देखो, आज हम सबसे पहले फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में जानते हैं। देखो, हम यहाँ पे जो बुक फॉलो करने वाले हैं, एक राजस्थान में फेमस बुक चलती है जेपीएच की, क्योंकि जेपीएच में से ही अधिकांशतः सिलेबस इन सभी यूनिवर्सिटियों का मिल जाता है। इसके अलावा भी अगर हम डेस्क्रिप्टिव नॉलेज के लिए और डिटेल्ड एनालिसिस आगे जाना चाहते हैं, तो और भी बहुत सारी बुक आती हैं। जैसे मॉडर्न अलजेब्रा की खन्ना भावरी की बुक आती है, जिसको मैं स्पेशली रेफर करूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें जो भी थ्योरम्स के प्रूफ दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दे रखे हैं। उसको जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ भी डाल दी जाएगी, उसमें से भी आप हेल्प ले सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जेपीएच बुक के अनुसार जो भी अलजेब्रा का सिलेबस है उसको देखते हैं। जेपीएच बुक के अनुसार हमारे अलजेब्रा में 10th चैप्टर दे रखे हैं, और इनमें से कौन कौन सा चैप्टर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अनुसार सिलेबस में है और किस किस यूनिट में है वो देख लेते हैं। इनमें से जो पहला चैप्टर है वो तो एक बेसिक्स के लिए दे रखा है, जो कि सिलेबस में नहीं है। इनके अलावा चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इनसे मिलके हमारी यूनिट फर्स्ट बनती है। चैप्टर नंबर 5 एंड 6 ये यूनिट सेकंड में आते हैं। चैप्टर नंबर 7 एंड 8 ये यूनिट थर्ड को कवर करते हैं। और चैप्टर नंबर 9 प्लस 10th चैप्टर का कुछ पार्ट 4th यूनिट में होता है, और बचा हुआ पार्ट जो 10th चैप्टर का है वो 5th यूनिट में कवर होता है। ये सिलेबस हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड मत्स्य यूनिवर्सिटी RRBMU, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, इन दोनों की पूरी 5 यूनिट सेम हैं। लेकिन जो हमारी ब्रज यूनिवर्सिटी है उसमें ये 5th यूनिट है, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया गया है, जो कि हमारा लीनियर अलजेब्रा का पार्ट होता है। इसमें वेक्टर स्पेस को आगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड डायगोनलाइजेबिलिटी तक ले जाके और कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया है, जो कि हमारा 5th यूनिट में डाल दिया गया है। आइए हम पेपर फर्स्ट में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं, अमूर्त बीजगणित, जिसमें पहले यूनिट में हमारा पहला टॉपिक आता है ग्रुप। अब देखो, ग्रुप एक सेकंड चैप्टर है। क्या क्या है इसमें, कैसे है, वो हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। अब हम प्रॉपर अलजेब्रा को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारी पहली यूनिट में जो पहला चैप्टर है वो ग्रुप है। वैसे देखें तो चैप्टर नंबर 2 होता है, तो ग्रुप में भी हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो बाइनरी ऑपरेशन आता है, द्विचर संक्रिया। क्या होता है, अब देखिए। द्विचर संक्रिया होती क्या है, एक सेट लेते हैं, माना A एक अरिक्त समुच्चय है, तथा A क्रॉस A, ये क्या होता है,
कोई भी सेट लें हम और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो वो ऑर्डर पेयर का सेट आता है। जैसे अगर हम A क्रॉस B कोई भी दो सेट लेते हैं तो इनका जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, उसमें ऑर्डर पेयर में एलिमेंट लिखे जाएंगे जिसमें पहला अवयव पहले सेट से A बिलोंग्स टू कैपिटल A और दूसरा अवयव दूसरे सेट से B बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो ये कलेक्शन जो है ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट को व्यक्त कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे A क्रॉस A दोनों सेट सेम हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जो एलिमेंट आएंगे वो सेम में से आएंगे, तो यानी A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कुछ नहीं, ये एक फंक्शन होता है A क्रॉस A से A में, अर्थात f A क्रॉस A टू A समुच्चय A पर एक द्विचर संक्रिया कहलाती है। अब देखो अधिकांशतः हमने बाइनरी ऑपरेशन को स्टार के रूप में देखा है, तो कुछ नहीं, ये फंक्शन को सिर्फ स्टार से डिनोट कर दिया गया है। देखो माना f A, B को अगर हम A स्टार B लिख दें, सिर्फ नोटेशन चेंज किया है और कुछ नहीं है, तो ये देखना कहाँ पे आएगा, A में। तब स्टार A क्रॉस A टू A समुच्चय A में एक द्विचर संक्रिया है। और देखो किस प्रकार हो जाएगी अब ये, सच दैट फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी हम A में से कोई भी दो अवयव लें तो उनका ऑपरेशन करने पर जो एलिमेंट आएगा वो भी A में आएगा। यानी फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A स्टार B बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसको अगर हम अपने सिंपल तरीके से देखें तो कोई भी सेट जिसमें हमें द्विचर संक्रिया देखनी है तो पहले ये देखो कि भाई द्विचर संक्रिया है कौन सी, यानी स्टार जो है हमारा वो एज ए प्लस माइनस गुणा भाग या जो भी कुछ अलग से डिफाइन कर रखा होगा कुछ भी, तो उसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि वो है क्या। अब जिस समुच्चय पर देखनी है हमको, जैसे एग्जाम्पल लो, अगर हमें प्लस है स्टार की जगह और समुच्चय हमारा आर है, तो देखना इस आर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसमें से कोई भी दो अवयव लो तो क्या उन दो का प्लस करवाने पर वापस से रियल नंबर बनेगा। हम नॉर्मली देखते हैं कि किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं का योग किया जाता है तो जो नई संख्या आती है वो भी वास्तविक आती है। तो हमारा प्लस आर में बाइनरी ऑपरेशन हो गया, प्लस आर में एक द्विचर संक्रिया है, प्लस आर में एक द्विचर संक्रिया है। ऐसे ही डॉट एन में, ऐसे ही डॉट एन में देखना है या नहीं है, कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उनका मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो क्या नेचुरल नंबर नहीं आता। हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का गुणा करवाया जाता है तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो भी प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पे डॉट जो है एन में एक द्विचर संक्रिया है, परंतु यहाँ पे हम डॉट की जगह अगर माइनस लेते हैं तो देखना, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें, 1 और 2 ले लिए नेचुरल नंबर में से, तो इनको 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। अतः जो माइनस है ना वो एन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरह हम एग्जाम्पल देख सकते हैं
कि प्लस आर में बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस क्यू में भी होता है, जेड में भी होता है, प्लस सी में भी होता है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। इसी तरह डॉट एन में भी होता है, प्लस भी होता है एन में, बट माइनस आर में तो हो सकता है, क्यू में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। इस तरह हम बाइनरी ऑपरेशन को देख सकते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो ये अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। देखिए, अगर हम दो एलिमेंट कोई भी नेचुरल नंबर में से लें और इनके लिए a स्टार b करें a टू द पावर b, तो ये जो एलिमेंट आएगा यानी किसी भी पॉजिटिव यानी किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर हम नेचुरल नंबर करते हैं तो हमारा जो एलिमेंट आता है वो भी नेचुरल नंबर आता है। तो ये हमारा n में एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन, छोड़ो। सेकंड देखते हैं, इसी में अगर हम a स्टार b बराबर लेते हैं, इन दोनों एलिमेंट का एलसीएम लें, तो देखना किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का अगर हम एलसीएम लेते हैं लघुत्तम, तो जो संख्या आती है वो भी नेचुरल नंबर आता है। तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लेते हैं HCF में से महत्तम समापवर्तक, तो ये भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा और ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। सेकंड, अगर हम a और b रियल नंबर में लेते हैं और a स्टार b को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि a प्लस b प्लस a डॉट b, यानी उन दो एलिमेंट को एक बार तो जोड़ दिया, फिर उन दोनों के गुणन को उसमें जोड़ दिया। तो देखना किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो वो रियल नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी रियल नंबर आता है, तो फिर भी दो रियल नंबर बन गए। इसको मान लो c दे दें और ये a डैश, तो दोनों रियल नंबर को जोड़ेंगे वापस से रियल नंबर आएगा। तो ये फिर से हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन बन गया। इसमें एक और देखते हैं कि a, b अगर हम r पॉजिटिव यानी पॉजिटिव जो भी रियल नंबर्स हैं उनमें से लेते हैं, तो देखना a स्टार b अगर इस तरह से डिफाइन करें कि a टू द पावर log b, तो देखना a टू द पावर log b, इसीलिए हमने ये प्लस में डिफाइन किया है क्योंकि log में हमारे जो नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव आते हैं। तो ये पूरा जो नंबर आएगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि log b एक धनात्मक संख्या और a की पावर करने पर जो आएगी वो भी एक धनात्मक संख्या आएगी और धनात्मक वास्तविक संख्या होगी। तो ये पूरा की पूरा एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। इस तरह कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप याद भी रख सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी सेट में कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। देखो, यदि किसी भी सेट में n एलिमेंट हैं, मोड से हम किसी भी सेट की कार्डिनलिटी को देख सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो देखना a क्रॉस a में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n को दो बार गुणा कर दो n स्क्वायर। अगर हम जो बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन होता है तो a क्रॉस a से a में कितने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं, तो एक सेट बन जाएगा हमारा f a क्रॉस a टू a, यानी उन सारे फंक्शंस का समुच्चय जिनका डोमेन a क्रॉस a तथा कोडोमेन a है। तो यहाँ पे x, इसमें कितने अवयव होंगे यानी कितने फंक्शंस होंगे, देखना। तब कार्डिनलिटी ऑफ x, इसकी कार्डिनलिटी n स्क्वायर, इसकी n। तो हमारे किसी भी फंक्शंस के संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी पावर में डोमेन में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको रख देते हैं। तो यहाँ पे जो x में कितने फंक्शंस हो जाएंगे हमारे n की पावर n स्क्वायर,
और जितने फंक्शंस ए क्रॉस ए से ए में बन रहे हैं उतने ही हमारे बाइनरी ऑपरेशन है। अतः समुच्चय ए पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, n की पावर n स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी बहुत काम आने वाला है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई सेट लेते हैं जिसमें 5 एलिमेंट हैं तो डायरेक्ट हम लिख भी सकते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5 स्क्वायर यानी 5 की पावर 25। इसको डायरेक्ट ये लिख के छोड़ सकते हैं। इस तरह हम इस फॉर्मूले की सहायता से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, इसमें इसको भी आप लिख सकते हैं साइड में, ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या यदि ए में n अवयव हैं एंड बी में m अवयव हैं तो ये हो जाएगी m टू द पावर n, यानी उन सारे सेट्स का कलेक्शन जिनका डोमेन A है और कोडोमेन B है। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ x m टू द पावर n, ये इसी से ये निकाला गया है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और लिखिए, समवर्त नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि एक संक्रिया स्टार किसी एरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित है तो समुच्चय ए संक्रिया स्टार के लिए समवर्त कहलाता है। तो यानी हमने जो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था, द्विचर संक्रिया पढ़ी थी, उसमें क्या था कि कोई भी दो अवयव लिए किसी सेट में, जैसे ए कोमा बी लिया ए में से, उनमें ऑपरेशन करवाया तो ये भी ए में आ जाएगा। तो मतलब कोई भी दो अवयव उस सेट में से लिए, उनमें बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो जो नया अवयव आया वो भी उस सेट में से ही आया। तो इस तरह अगर वो अवयव उस सेट के अंदर ही आ रहा है तो हम बोल देते हैं कि द्विचर संक्रिया परिभाषित है। और परिभाषित है तो ये जो पूरा नियम है ना, इसी को हम समवर्त नियम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आगे काम आएगा। अब हम देखते हैं कुछ एक सीरीज ऑफ डेफिनेशंस, जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको एक साथ देख लेते हैं। देखो एक है बीजीय निकाय, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एक इससे आगे आती है क्वेसी ग्रुप, जिसको हम ग्रुपॉइड बोलते हैं। इससे एक और बनता है लूप। ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक आती है सेमी ग्रुप, एक और है मोनोइड। क्या है ये, किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं बीजीय निकाय।
एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बीजीय पद्धति या बीजीय संरचना भी बोल सकते हैं। क्या होता है देखिए, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला एक एरिक समुच्चय ए बीजीय निकाय, एक बीजीय निकाय एक बीजीय निकाय कहलाता है। देखो, यदि स्टार समुच्चय ए में एक द्विचर संक्रिया परिभाषित है तो ए कोमा स्टार एक कोष्टक में लिख दो बस। समुच्चय और उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है वो एक इस तरह के कोष्टक में लिख दिया, एक बीजीय निकाय है। ऐसे ही देखो, अगर हम यहाँ पे एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन लें तो उनको किस तरह देखेंगे। यदि स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 डॉट डॉट समुच्चय ए में परिभाषित द्विचर संक्रियाएं हैं तो देखो ए कोमा स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 डॉट डॉट एक बीजीय निकाय है। ये जनरली हो गया। तो हमारा एक बीजीय निकाय क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल देखें, n प्लस n डॉट r प्लस r डॉट, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। q प्लस 3 का देख लो, r प्लस डॉट q प्लस डॉट, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ये हमारा बीजीय निकाय हो गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये सभी जो n के साथ लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, n के साथ डॉट लिखा हुआ है, जो भी लिखे हुआ है आप इनको चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल ले लेके कि ये द्विचर संक्रिया है या नहीं है। तो इस तरह से हमारी सभी बीजीय निकाय हो गए। अब सेकंड देखते हैं हम, क्वेसी ग्रुप। ग्रुपोइड। देखो, इसमें तो क्या था कि जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ एक लें और उसको समुच्चय के साथ लिखें तो जो संरचना बनेगी, जो बीजीय निकाय बनेगा ए स्टार तरह का, ए स्टार टाइप का, तो इसी को हम क्वेसी ग्रुप बोलते हैं। तो इसको जनरली क्या लिख देंगे, केवल एक द्विचर संक्रिया वाला बीजीय निकाय। क्वेसी ग्रुप कहलाता है। एक है तो सिंपल से एग्जांपल देख सकते हैं। जनरली लें तो ए स्टार n प्लस n डॉट r प्लस r डॉट
बहुत सारे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेसी ग्रुप हो गया, यानी सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन वाला बीजीय निकाय हमारा क्वेसी ग्रुप कहलाता है। लूप, हमने बोला ना कि सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखना बीजीय निकाय बनाया, उसी में अगर हमने एक बाउंडेशन लगा दी कि एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, तो वो क्वेसी ग्रुप बन गया। इसी में अगर एक और प्रॉपर्टी लगा दें कि अगर किसी क्वेसी ग्रुप में तत्समक अवयव विद्यमान है तो हम उसको लूप बोल देते हैं। देखो, यदि किसी क्वेसी ग्रुप ए स्टार ले दो मैं स्टार के लिए, मैं संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है, तत्समक अवयव विद्यमान है, तो क्वेसी ग्रुप ए स्टार एक लूप कहलाता है। एक लूप कहलाता है। इसको अगर हम और थोड़ा बढ़ा के लिखें, तत्समक अवयव क्या होता है? देखो, अर्थात देयर एग्जिस्ट E belongs to capital A such that A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A for all A belongs to capital A। अर्थात हमको एक ऐसा अवयव E A के अंदर ही विद्यमान होना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए, जिसकी A के किसी भी अवयव के साथ संक्रिया करवाने पर कोई फर्क ना पड़े। फर्क नहीं पड़ रहा तो A के साथ संक्रिया करवाई, अब ये हमने राइट साइड से करवाई है तो वापिस A आ गया। इसी को अगर हम लेफ्ट साइड से करवाएं तो भी A आएगा। तो दोनों साइड से बराबर आना चाहिए, तो हम इसको तत्समक अवयव बोल देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सेमी ग्रुप। इसका एग्जाम्पल और देख लो। हमने अभी इससे पहले क्वेसी ग्रुप के एग्जाम्पल लिए थे। देखो, R प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 0। तो ये हमारा लूप हो गया। N प्लस है या नहीं? प्लस के लिए N में 0 विद्यमान नहीं है, तो ये लूप नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे। Q प्लस, Z प्लस, R डॉट एन डॉट है, क्योंकि डॉट के लिए इसमें तत्समक अवयव 1 होता है। तो ये हमारा लूप हो गए सारे। देखो, नेक्स्ट क्या आता है? सेमी ग्रुप। ये क्या होता है? इसको हम क्वेसी ग्रुप से कनेक्ट करेंगे, लूप को बीच में छोड़ देंगे। देखो, क्वेसी ग्रुप ए स्टार सेमी ग्रुप कहलाता है यदि यह साहचर्य नियम का पालन करता है। तो यह हमारा सेमी ग्रुप हो जाएगा। साहचर्य नियम क्या होता है? अर्थात फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए स्टार बी, पहले इन दो की संक्रिया करवाएं, फिर सी की करवा दें, और पहले बी स्टार सी की करवाएं और फिर ए की करवा दें। यानी इस प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है ना क्वेसी ग्रुप,
तो वो सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे सेमी ग्रुप हो गया, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाओ किसमें, किसी ग्रुप में, और वो सेमी ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद आता है एक मोनोइड। ये क्या है, जैसे हमने किसी ग्रुप में तत्समक अवयव दिखाकर उसको लूप बना दिया था, ऐसे ही अगर सेमी ग्रुप में तत्समक अवयव विद्यमान है तो वो हमारा मोनोइड बन जाएगा। यदि सेमी ग्रुप ए स्टार में संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है तो सेमी ग्रुप ए स्टार मोनोइड कहलाता है। तो यहां हमारा सेमी ग्रुप एक प्रॉपर्टी और जोड़ दी हमने उसमें, तत्समक अवयव वाली आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस, तो वो हमारा मोनोइड बन गया। इसके एग्जाम्पल देखें तो देखो, अगर कोई मोनोइड है तो वो सेमी ग्रुप भी हो जाएगा। तो यहाँ सेमी ग्रुप के एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, उनको यहाँ से देख सकते हैं। देखो R प्लस साचरी नियम का पालन करता है और प्लस 0 इसमें तत्समक अवयव भी है, तो ये हमारा मोनोइड हो गया, सेमी ग्रुप भी हो गया। और देखो Q प्लस R डॉट, बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं ऐसे ही। तो ये हमारी सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, क्लियर हो गई। बीजीय निकाय जिसमें सिर्फ समुच्चय के साथ उसकी जितने भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है उनको लिख दिया था। उस बाइनरी ऑपरेशन में कंडीशन लगा दी कि एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, कोई सी ग्रुप बन गया था। अगर उसमें तत्समक अवयव विद्यमान दिखा दिया तो वो लूप बन गया था। अब कोई सी ग्रुप को वापस उठा के उसमें एक साचर्य नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी तो वो सेमी ग्रुप बन गया। सेमी ग्रुप में भी अगर हमने तत्समक अवयव दिखा दिया तो वो मोनोइड बन गया। तो इस तरह से सारी डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उनको देख सकते हैं हम। अब देखते हैं हम एक नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि एक अलजेब्रा का बेस है, इस यूनिट का पूरी बुक का ही बेस है। देखो क्या है ग्रुप, समूह क्या होता है, माना G एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार G में एक द्विचर संक्रिया परिभाषित है। तब बीजीय निकाय G स्टार एक ग्रुप कहलाता है यदि यह निम्न नियमों का पालन करता है। कौन कौन से नियम हैं वे, देखो इसमें पहली आती है साहचर्यता। क्या है ये, अभी देख चुके हैं हम। संक्रिया स्टार G में सहचारी होनी चाहिए, अर्थात फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू कैपिटल A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C। तो यानी हमारे जिस सेमी ग्रुप में जो प्रॉपर्टी थी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य नियम वाली, उसी को अगर संक्रिया स्टार समुच्चय जी के लिए पालन कर रही है तो हम बोल देंगे कि जो हमारा पहला नियम है साहचर्यता का वो जी स्टार में फॉलो हो रहा है। सेकंड देखते हैं हम तत्समकता। अर्थात संक्रिया स्टार के लिए जी में तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। ये भी देख चुके हैं कि तत्समक अवयव क्या होता है, अर्थात देयर एग्जिस्ट E belongs to G such that A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A for all A belongs to G। तो ये हमारा तत्समक नियम हो गया, जो हम अगर G में अप्लाई कर रहे हैं और वो उसका पालन हो रहा है, यानी तत्समक अवयव विद्यमान है, तो ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है यहाँ पे। अब थर्ड प्रॉपर्टी, प्रतिलोमता। ये क्या है? संक्रिया स्टार के लिए समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी में विद्यमान होना चाहिए। देखो प्रतिलोम क्या होता है, अब देखिए प्रतिलोम अवयव क्या होता है, अर्थात for all A belongs to G implies that there exist corresponding यानी संगत B belongs to G such that A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A। अर्थात हम G में कोई भी अवयव लें, यहाँ पे A लिया है तो उसके संगत एक अवयव इस तरह से मिलना चाहिए कि स्टार की संक्रिया करवाने पर हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। यानी जो अवयव लिया है उसके संगत एक ऐसा अवयव देखो जिसकी पहले से संक्रिया करवाओ और हमें तत्समक अवयव मिल जाए। तो जो अवयव हमें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बी, ये ए का प्रतिलोम अवयव हो जाएगा। तब बी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। इसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। देखो अर्थात B बराबर ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ये ए इनवर्स है ना, ध्यान रखना, ये 1/a नहीं है, ये सिर्फ एक नोटेशन है जो हमारे ए के प्रतिलोम को डिनोट कर रहा है, न कि ये इसका 1/a की फॉर्म में इसका मान है। तो ध्यान रखना इस चीज को, B बराबर ए इनवर्स हो जाएगा। अब देखो इन तीनों प्रॉपर्टियों का यदि हमारे किसी बीजीय निकाय में पालन हो रहा है तो हम उसको ग्रुप बोल देते हैं। अतः उक्त सभी नियमों के साथ बीजीय निकाय जी स्टार एक ग्रुप कहलाता है।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है वो देख लो। एक होता है समवर्त नियम जो हमने आपको बताया है। यहाँ पे हम जो एग्जाम्पलों में जब एग्जाम्पलों को करेंगे तो उनमें इन तीन प्रॉपर्टियों के साथ साथ एक प्रॉपर्टी समवर्त नियम भी दिखानी पड़ेगी। वो क्या होता है हम पहले ही जान चुके हैं कि अगर किसी समुच्चय में कोई बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित है तो वो समुच्चय समवर्त नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे हमने पहले ही बोल दिया था कि हम बीजीय निकाय में ग्रुप चेक कर रहे हैं, और बीजीय निकाय का मतलब ही क्या होता है कि उसमें बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित है। तो यहाँ पे समवर्त नियम लिखना हमने परिभाषा में सही नहीं समझा, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा से लिख देते तो फिर ये सही नहीं लगता। तो परिभाषा में तो हमको केवल ये तीन प्रॉपर्टी लिखनी है। अगर हम बीजीय निकाय पहले से दिखा रहे हैं कि बीजीय निकाय है या नहीं है, अगर हम सिंपल सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन लेके चल रहे हैं तो हम समवर्त नियम इसमें भी दिखा सकते हैं। और नई एग्जाम्पलों में तो हमको दिखाना ही होगा, क्योंकि एग्जाम्पलों में बाइनरी ऑपरेशन को सीधा लिखा नहीं जाता कि ये परिभाषित है या नहीं है। तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया। इसी में एक देखते हैं अबेलियन ग्रुप और होता है क्रम विनिमय ग्रुप भी बोलते हैं जिसे। वो क्या होता है? अबेलियन ग्रुप या आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय यदि किसी ग्रुप जी स्टार में संक्रिया स्टार के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, क्रम विनिमय पालन हो रहा है, तो ग्रुप जी स्टार आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है। अर्थात फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी, बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। इसी को हम क्रम विनिमय प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। यानी ए स्टार बी का उल्टा करके ऑपरेट कराया जाए तो हमें जो मान आएगा वो बराबर आएगा। तो इन चार और अगर समवर्त नियम को लगाएं तो 5 प्रॉपर्टियों के साथ हमारे एक आबेली ग्रुप बनता है। ये क्रम विनिमय प्रॉपर्टी है। तो इस तरह एक ग्रुप और उसके साथ अगर किसी में पूछे कि क्रम विनिमय ग्रुप है या नहीं है तो इस प्रॉपर्टी को चेक कर लेंगे हम कि उसमें क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा नहीं हो रहा। आइए, तो ये हो गया हमारा आबेली ग्रुप तक। अब नेक्स्ट इसमें कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले कुछ फंडामेंटल ग्रुप लिख लेते हैं कि हमारे जो बेसिक ग्रुप होते हैं, कुछ हमारे फंडामेंटल ग्रुप्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहो तो याद भी रख सकते हो, इनको रख ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आने वाले हैं। एक होता है अगर सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को अगर हम प्लस के साथ, प्लस संक्रिया के साथ देखें तो वो एक ग्रुप बनाता है। इसी तरह आर प्लस, थर्ड देखें क्यू प्लस, और एक इसमें जेड प्लस। फिफ्थ है इसी तरह देखो सी, अगर हम डॉट के साथ देखें तो इसमें एक C0 लगा दो। C0 का मतलब क्या हो गया कि जो C हमारा सेट है उसमें से हमने 0 को निकाल दिया है, क्योंकि 0 का प्रतिलोम अवयव 1/0 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह 6 R0 डॉट 7 Q0 डॉट 8 R प्लस डॉट और एक 9 Q प्लस डॉट।
जैसे C0 का मतलब C में से 0 को हटा दिया था, ऐसे ही R0 और Q0 भी हो जाएंगे। तो ये हमारी जो 9 फंडामेंटल ग्रुप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हमेशा काम आने वाले हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एक दो डेफिनेशन और हैं। जिनमें से पहली है ग्रुप की कोटि। ये क्या होती है देखो, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। जो हमारा ग्रुप होता है G स्टार, वो एक समुच्चय और एक संक्रिया से मिलकर बना होता है, कुछ नियमों का पालन होता है। तो जो समुच्चय होता है ना, उसमें उस समुच्चय में जैसे G है तो इसमें जितने भी अवयव होंगे वो उसकी कोटि हो जाएगी। तो इसको ऑर्डर ऑफ G से डिनोट कर देते हैं। G में मान लो 10 अवयव हैं तो इसकी कोटि 10, 5 अवयव हैं तो 5, अनंत है तो अनंत, परिमित है तो परिमित। परिभाषा में कैसे लिखेंगे, माना G स्टार एक ग्रुप है, तब समुच्चय G में उपस्थित अवयवों की संख्या ही उस ग्रुप की कोटि या ग्रुपांक कहलाती है। तो यानी समुच्चय में जितने अवयव होंगे वही इसकी कोटि या ग्रुपांक हो जाएगा। इसी पे आधारित एक और डेफिनेशन है परिमित या अपरिमित ग्रुप। देखो सिंपल है, अगर जो ग्रुप है उसका समुच्चय परिमित है तो परिमित ग्रुप, और अपरिमित है तो अपरिमित। कोटि पर भी लिख सकते हैं कि अगर किसी ग्रुप की कोटि परिमित है तो ग्रुप परिमित हो जाएगा, अगर उस ग्रुप की कोटि अपरिमित है तो वह अपरिमित ग्रुप हो जाएगा। यदि ग्रुप G स्टार की कोटि परिमित है तो ग्रुप परिमित, अन्यथा अपरिमित या अनंत ग्रुप कहलाता है। तो इस तरह ग्रुप से संबंधित कुछ डेफिनेशंस थी। इस वीडियो में हमने बहुत सारे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी हैं जो कि हमें ग्रुप तक लेके आती हैं, ग्रुप के बारे में बताती हैं होता क्या है। नेक्स्ट हम ग्रुप से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि बुक के अनुसार होंगे। आप JPH की बुक को रख के देख भी सकते हैं कि जिन एग्जाम्पलों को कराया जाएगा वो क्रम से कराया जाएगा, और जिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल कराए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ही कराए जाएंगे। जो आपको कठिन महसूस हों उसी तरह के एग्जाम्पल कराए जाएंगे। बाकी जो सिंपल हैं उनके लिए और जो कुछ ज़्यादा लेंथी हैं उनके लिए भी हम PDF बना के टेलीग्राम पे डाल दिया करेंगे, जिसको आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू भाई।